raw data, refined data, and derived data. After that, we will discuss about descriptive statistics, mean, median, mode, standard deviation, variance, skewness, kurtosis, coefficients of variation, correlation, regression. उसके बाद हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राम में आपके पास टू रिप्रेजेंटेशन आ जाती हैं, एक बार चार्ट के थ्रू आ जाती है और दूसरा पाई चार्ट के थ्रू आ जाती है। और फाइनली फिर हम डेटा नॉर्मलाइजेशन से रेलेवेंट जो है वो बात करेंगे। हम इन स्टैटिस्टिक्स मेजर को एक तो जेनेरिक डिस्कस करेंगे, जो कि आप ऑलमोस्ट एफएससी से जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करते आए हैं, या इवन दो मैट्रिक में भी आपने जो है वो मीन मोड के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम इस लेक्चर में साथ साथ इनकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे कि आप जो है वो कंप्यूटर साइंस डोमेन्स के अंदर इन स्टैटिस्टिक्स को जो है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इनका बेसिक जो पर्पस है या यूटिलाइजेशन है वो जब आप एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कंडक्ट करते हैं या रिसर्च आर्टिकल रीड करते हैं तो उनमें मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स के अंदर आपको इन टर्म्स से जो है वो यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो है वो इनसे वास्ता जो है वो पड़ता है। तो आज हम इन कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए जस्ट रीकैप होंगी और कुछ आपके लिए जो है वो इंफॉर्मेटिव होंगी मीन इनकी एप्लीकेशंस के लिहाज से। जी, सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में आपके पास रॉ डाटा, जिसको हम प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। इस डाटा को हम कहते हैं कि डाटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज। लाइक आपके पास जो है वो एक टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर एक वेरिएबल है, आपने टेम्परेचर को रेगुलरली मेजर कर रहे हैं आफ्टर 1 मिनट, चाहे वो किसी भी ह्यूमन बॉडी का है या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, या किसी भी आपने फॉर एग्जांपल वाटर को आपने बॉयल करना शुरू किया है तो आप इंस्टेंटली आफ्टर 1 मिनट आप जो है वो टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हैं और डाटा आप जो है वो कंपाइल करते जा रहे हैं। या सिमिलरली आप जो है वो कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो वहां पर जो डिजिटल आपके पास जो है वो एक लिहाज से तराजू होता है, तो उस पर भी आप जो है वो कंटिन्यूसली मेजरमेंट जो है वो ले रहे होते हैं। या आपने फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसा कि कोरोना की जो है वो अभी प्रॉब्लम आ गई है, तो ये किस डेट से स्टार्ट हुई है और किस डेट तक ये एंड हुई है और किस दिन कितने कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये सारा डाटा आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, अभी आपने इससे कोई इंफॉर्मेशन डिड्यूस नहीं की, तो दिस इज नोन एज रॉ डाटा और प्राइमरी डाटा। Whenever you have a raw data, after then you refine the data. Refined data is actually extracted from the raw data. For example, जैसा कि आपके पास अगर हम कहते हैं कि कोरोना जो है वो से दिसंबर 2019 के अंदर स्टार्ट हुआ और अगस्त 2020 के अंदर जो है ये इसकी वबा को जो है वो कम्प्लीटली ये खत्म हो गई, तो जो टाइम स्पैन है तो हम देखें तो ऑलमोस्ट 9 मंथ का जो है वो बनता है। या आप फॉर एग्जांपल इस ड्यूरेशन के अंदर विद इन 9 मंथ आप ये देखना चाहते हैं कि किस मंथ के अंदर मैक्सिमम केसेस रिपोर्ट हुए या किस मंथ में कैजुअलिटीज सबसे ज्यादा हुई, तो ये बेसिकली जो इंफॉर्मेशन आप इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं या डाटा रिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड आ जाता है डिराइव डाटा। इस पर आप बेसिकली जो है वो कुछ एनालिसिस या आप जो है वो कुछ रिजल्ट जो है वो डिराइव करते हैं, सच एज एवरेज टाइम टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि ये जो कोरोना की वबा है इसको रिजॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, पर्टिकुलरली चाइना के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या किसी और यूरोपियन कंट्री के अंदर, कि ओवरऑल जो है वो कितना एवरेज टाइम लगा इस
को एड्रेस करने के लिए कंट्री वाइज अगर देखा जाए। तो ये आपके पास बेसिकली डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं डाटा की, रॉ, रिफाइंड एंड ड्राइव। अच्छा, जब आपके पास डाटा आ जाता है तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन सेट ऑफ डाटा। इनको यूनिवेरिएट भी कहते हैं। इसमें आपके पास मीन, मीडियन, मॉड, फिर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, वेरिएंस आ जाती है, स्क्यूनेस है, क्यूटोसिस है, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन है, कोरिलेशन है और रिग्रेशन है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो इनसे फेमिलियर ना हो? वजी साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी सर, अल्लाह करम। जी वजी साहब, आपके लिए कोई ऐसी टर्म जिससे आप फेमिलियर ना हो अभी तक? सर ये पढ़ी हुई है लेकिन रिवाइज होने वाली हैं। अच्छा, रिवाइज होने वाली है, चलिए कोई बात नहीं। जी आमना साहिबा कैसे हैं आप? ये सर मैं ठीक हूँ। कोई कॉमन यूज आप आमना साहिबा बता दें, मीन का, मॉड का, मीडियन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, किसी एक टर्म्स का आप बता दें जिसको आपने कहीं पर अप्लाई किया हो। सर जो मीन होता है वो हमारे एस्टिमेशन के लिए यूज होता है कि हम लोग टोटल उसका सम अप निकाल देते हैं किसी भी अमाउंट का। और जो मीडियन होता है, अगर हमने कोई उसकी कोई मीडियम टर्म फाइंड करनी हो किसी डाटा की, तब हम उसका मीडियन निकालते हैं। जी, जैसे कि आप अगर मीन निकालते हैं, मीन की कोई एग्जांपल और नकवी साहब आप काइंडली बता दें अगर आपके माइंड में है तो। सर मीन के अंदर आई थिंक सो कि हम लोग मल्टीपल हमारे पास कलेक्शन ऑफ 10 सैंपल्स हैं, तो 10 का हम सम करके 10 पे डिवाइड कर लेंगे आई थिंक सो। जी, जैसा कि अगर आपने क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि एवरेज क्लास कहाँ पर जो है वो स्टैंड कर रही है, तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को आप एड अप करते हैं और फाइनली आप नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको जो एवरेज मार्क्स हैं क्लास के वो पता चल जाते हैं। और क्योंकि मीन सबसे एक लिहाज से बेसिक वेरिएंट आता है जिसमें आप जो है वो एक लिहाज से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डाटा के बारे में जो है वो मिल जाती है। अच्छा, मीन का जो सबसे आप खुद भी एनालिसिस करते हैं कि अगर आउट ऑफ 50 मोस्टली स्टूडेंट्स के 20 से 30 की रेंज के अंदर मार्क्स हैं, या हम कह सकते हैं कि 15 से 20 के बिटवीन है, और 3 to 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 40 से 50 की रेंज में हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो जो लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा है या लार्ज नंबर है वो क्या करते हैं, वो आपके मीन को एक साइड पर शिफ्ट करते हैं। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं इन चीजों को। ये आपके पास इस स्लाइड के अंदर समराइज किया गया है मीन, मीडियन, मॉड और रेंज को। अब इनकी जो है वो मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, इनकी आगे डिफरेंट जो है वो जो कोर्सेज हैं उनके अंदर एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं। एक तो डाटा एनालिसिस के अंदर है आपके पास, आजकल डाटा साइंस का काफ़ी जो है वो एक लिहाज से दौर है, तो उनमें तो ये बेसिक पैरामीटर जो है वो यूज होते हैं। आप अगर मशीन लर्निंग की बात करते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर भी आप अगर देखें तो जो फीचर्स निकाले जाते हैं तो उनमें से मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। या आप इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग की आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की आप बात करते हैं, तो उन सब में मोर और लेस ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो यूज होती हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट आपके पास मीन आ जाता है, तो जस्ट रीकैप करते हैं इन चीज़ों को। अली हैदर साहब आप काइंडली जो है इस स्लाइड को गो थ्रू करें, मीन को पहले जो है वो डिस्कस करें।
मीन द मीन इज द एवरेज और नॉर्म। सर जी मुझे ब्लर आ रही है काफी ज्यादा ये स्लाइड्स। स्लाइड ब्लर आ रही है आपको? जी बाकियों के साथ भी यही प्रॉब्लम है या खाली अली साहब को ब्लर नजर आ रही है? नो सर, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? Yes, sir. नजर आ रही है। अच्छा चलिए, जिन्हें क्लियर नजर आ रही है काइंडली आप में से शिजा साहिबा आप काइंडली जो रीड कर दें इसको। Mean. The mean is the average or norm. Add up all the values to find a total. Divide the total by the number of values you added together. जी जैसा कि आप Median. जी आपके पास एग्जांपल गिवन है कि इसमें आपके पास ये नंबर्स हैं 2 2 3 5 5 7 8। तो आपने जब तो इनका जी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैं दोबारा एक दफा जी अब आ रही? जी हमें आ रही है सर बस। अच्छा अब अगर आप इनको सम अप करते हैं तो ये 32 है और टोटल नंबर्स आपके पास 7 है। तो व्हेन एवर यू डिवाइड 32 बाय 7 इट्स मीन 4.57। दिस वन इज द मीन ऑफ गिवन डाटा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास मीडियन आ जाता है। जी शिजा। The median is the middle value. Put all the values into order. The median is the middle value. If there are two values in the middle, find the mean of these two. अब आप देखें कि आपके पास गिवन अगर नंबर्स जो आपके पास वैल्यूज गिवन है अगर तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आपके पास 3 है 7 है या आपके पास 9 है। अच्छा अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने गिवन डाटा को जो है वो प्लेस कर दिया। नंबर आपके पास से 3 7 9 है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में इनको जो है वो प्लेस कर दिया। एज अ रिजल्ट जो मिडल वैल्यू है आपके पास वो आपके पास जो है वो मीडियन है। अगर आपके पास गिवन डाटा आई अज्यूम दैट ये है 3792 टोटल नंबर आपके पास इवन है। अब आप सबसे पहले इनिशियल स्टेप में इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आप अरेंज कर लें 2 3 7 और 9। अब आप देखें तो मिडल में आपके पास जो है वो 2 वैल्यूज जो आ रही हैं 3 और 7। आप इनको जो है वो एडअप कर लें 3 + 7 और इनका आप जो है वो एक्चुअली मीन ले रहे हैं 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास गिवन डाटा का जो मीडियन बनता है वो आपके पास जो है वो 5 बनता है। अच्छा मॉड आपके पास अभी इनकी आगे एप्लीकेशन भी हम जो है वो देखते हैं। Mod. The mod is the most frequent value. Count how many of each value appears. The mode is the value that appears the most. You can have more than one mode. जी अब आप देखें कि आपके पास एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो है वो मोड यूज होता है। अब आप फॉर एग्जांपल जो भी आपके पास गिवन डाटा है जैसा कि यहाँ पर हमने गिवन एग्जांपल में 2 2 3 5 5 7 8 ये आपने डाटा जो है वो लिया है। अब आप देखें तो इनमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो वैल्यूज हैं उनमें आपके पास जो है वो 2 है और 2 की जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज अगेन 2, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो 2 है और 5 की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग है डेट इज 2। तो आपके पास इस गिवन केस के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो वैल्यूज हैं वो 2 एंड 5 हैं। तो मीन मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 एंड 5। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर रिलेटेड टू मॉड कि आपके पास गिवन डाटा के अंदर मोर देन वन मॉड जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास है रेंज। Range. The range is the difference between the lowest and the highest value. Find the highest and lowest values
subtract the lowest values from the highest. जी एग्जैक्टली, अगर आपने रेंज डिटरमिन करनी है तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें आपके पास 8 है, लोएस्ट वैल्यू 2 है. व्हेन एवर यू सब्ट्रैक्ट लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम हाईएस्ट देन यू गेट द रेंज ऑफ द डाटा. अच्छा, अब आप देखें तो ये आपके पास एक्चुअली अगर आप आजकल देखते हैं तो कोरोना से रेलेवेंट आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ रही होती हैं. आप देखते हैं कि चार्ट आपके पास मीन के नंबर ऑफ केसेस पर डे इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं पर केसेस डिक्रीज हो रहे हैं. तो आम तौर पर ये अभी तक एज्यूम किया जा रहा है कि जब भी ऐसा कोई रैंडम प्रोसेस हो, जैसा कि कोरोना के केसेस हैं, तो ये एक रैंडम प्रोसेस है. तो जब भी रैंडम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसको जब मॉडल किया जाता है तो जो सबसे आइडियल एक लिहाज से जो है वो आपके पास मॉडलिंग है, कर्व है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि आपके पास यहाँ देखें तो ग्रेजुअली केसेस इंक्रीज होते हैं, आपके पास एक पीक आती है और उसके बाद जो है वो डिक्लाइन जो है वो आ जाता है आपके पास केसेस का. तो ये जो पीक है एक्चुअली ये पीक आपके पास मीन है कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस है उनका मीन ये आपकी पीक जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. और ये मीन से जो डेविएशन है, स्प्रेड है, ये आपके पास वेरिएंस आ जाता है कि कितना मीन से केसेस जो रिपोर्ट हुए कितने इंक्रीज हुए हैं या मीन से कितने जो है वो डिक्रीज हुए हैं आपके पास. अच्छा, तो अभी आज के लेक्चर में हम मोस्टली जो एग्जांपल्स देखेंगे या इनकी एप्लीकेशन देखेंगे वो हम रिलेटेड टू इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के लिहाज से इनकी एप्लीकेशन जो है वो साथ साथ देखते जाएंगे. अच्छा, अब अगर आप देखते हैं तो यही आपके पास ये जो मीन, मीडियन, मॉड है या रेंजेस है, अगर हम देखते हैं तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जब आपके पास कोई भी इमेज आता है जिसमें नॉइज ऐड हो जाती है, नॉइज एक्चुअली क्यों ऐड हो जाती है, वो आपके पास इन्वायरमेंटल उसके अंदर जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं या आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से आ जाते हैं या आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है वह एडिटिव गाशियन नॉइज जो है उसकी वजह से आपके पास जो है वो नॉइज ऐड हो जाती है इमेजेस के अंदर. अब उन नॉइजेस को रिमूव करने के लिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्टर जो है वो डिजाइन करते हैं. उसमें 2 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, एक आपके पास मीन फिल्टर्स हैं और सेकंड आपके पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स आ जाते हैं. जब आप बात करते हैं मीन फिल्टर्स की तो अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कॉन्ट्रा हार्मोनिक फिल्टर है. इसी तरीके से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपके पास मीडियन फिल्टर है, मैक्स मिन फिल्टर है, मिड पॉइंट फिल्टर है या अल्फा ट्रिम मीन फिल्टर्स है. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हमने अभी डिस्कस करनी है कि आपके पास जब हम बात करते हैं इमेजेस की, अच्छा आपके पास अगर तो ये 1D डाटा है जैसा कि 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, ये आपके पास 1 डायमेंशनल डाटा है. जब हम बात करते हैं इमेजेस की तो इमेजेस आपके पास 2D डाटा होता है. मीन आपके पास आई अज्यूम दैट 3, 9, 7, 2, 1, 5, ये फर्स्ट रो आ गई आपके पास. उसके बाद 6 है, 3, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 5, 1. आई अज्यूम डैट कि ये आपके पास एक इमेज है और इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास 3 इंटू 6. अच्छा, अगर आप जो है वो
इसका मीन निकालते हैं कंप्लीट इमेज का, कंप्लीट इमेज का आप जो है वो मीन निकालते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लोबल, ग्लोबल मीन। मीन आपने कंप्लीट इमेज का जो है वो मीन निकाल लिया, अगर उसका वेरिएंस निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, या मिन, आप इसका मिन वैल्यू इसमें देखें तो 0 है, और मैक्स वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो वो गिवन केस के अंदर 9 है। और इसी तरीके से आप जो है वो अगर मॉड निकालते हैं, या आप मोस्टली अकरिंग जो वैल्यूज है जिसको हमने मॉड कहा है, या आप रेंज निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो ये आपके पास एक ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स आपके पास जो है वो इमेज की आ जाती है। अच्छा, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन का निकालते हैं, फॉर एग्जांपल एक रीजन का निकालते हैं, आई अज्यूम दैट कि हम इस रीजन का जो है वो निकालते हैं, से ये जो पैच है इसमें 632315 ये एक पैच है। अगर आप इन वैल्यूज का आप मीन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, या मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू, या रेंज डिटरमिन करते हैं, तो इसको आप लोकल कहते हैं। ये आपके पास लोकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो आ जाती है। क्योंकि सम टाइम आप जो है वो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें आप ग्लोबल पैरामीटर्स के साथ साथ लोकल जो है वो पैरामीटर या लोकल स्टैटिस्टिक्स को आप जो है वो यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी ये फिल्टर्स हैं, जब आप इमेजेस के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो एक विंडो मीन के एक फिल्टर का जो साइज होता है वो आपके पास 3x3, 5x5, 7x7, यूजुअली आड नंबर्स के अंदर आप जो है वो फिल्टर का साइज जो है वो सिलेक्ट करते हैं, या इवन दो 25x25 अगर आपके पास HD इमेजेस हैं तो। अब ये जो विंडो है, एक्चुअली जब आप विंडो के अंदर जो भी इमेजेस की वैल्यूज आती हैं, इमेजेस की वैल्यूज को हम पिक्सेल्स कहते हैं, तो ये आपके पास विद इन विंडो जो डाटा आ रहा होता है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन है, जबकि आप पूरे इमेज के ऊपर जो वैल्यूज डिटरमिन करते हैं वो आपके पास ग्लोबल जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब आप फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक फिल्टरिंग अप्लाई की, तो आपने कहा कि मैं पिक्सल वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा, आपने विंडो प्लेस की इमेज के ऊपर 3x3 की, आई अज्यूम दैट, तो 3x3 के अंदर अगर देखें तो आपके पास इमेज से 9 पिक्सल जो बिलोंग करते हैं, 9 पिक्सल वो इस विंडो के अंदर जो है वो आ जाते हैं आपके पास। अगर आप मीन डिटरमिन करते हैं तो आप इन 9 वैल्यू को ऐड करके 9 से आप जो है वो डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप से सेंट्रल वाली वैल्यू जो जहां पर ये विंडो का सेंटर है, आप उस वैल्यू को, एक आपके पास इनपुट इमेज है, एक आपके पास आउटपुट इमेज है, से ये आपके पास इनपुट इमेज है, और इसके ऊपर आप ये विंडो अप्लाई कर रहे हैं 3x3 की, तो से आपने आई अज्यूम दैट कि ये 3x3 का एक पैच है, और ये आप नॉन ओवरलैपिंग से आप ओवरलैपिंग लिहाज से चल रहे हैं, तो फिर ये 3x3 का है। सिमिलरली 3x3 पर आप जो है इस विंडो को मूव कर रहे हैं, इसको कन्वोल्यूशन भी कहते हैं एक्चुअली, कि जब आप इसको मूव करते जाते हैं किसी एक लोकेशन पर, जब आपने विंडो अप्लाई की तो आप जो एवरेज वैल्यू कंप्यूट करते हैं वो यहाँ पर आप प्लेस कर देते हैं, ये एवरेज वैल्यू। सिमिलरली जब आपने विंडो को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, उस विंडो के अंदर जितने भी पिक्सेल्स आ जाते हैं आपने उनका मीन लिया, और नेक्स्ट आपने वैल्यू जो प्लेस की वो अगेन एक आपने एवरेज वैल्यू प्लेस कर दी।
फिर आपने विंडो को इनपुट इमेज के ऊपर स्लाइड किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो भी एवरेज आई वो आपने आउटपुट इमेज के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दी। कंटिन्यूसली आप जो है वो विंडो को स्लाइड करते जा रहे हैं, एक एवरेज वैल्यू आती जा रही है, रनिंग एवरेज आप, और यहाँ पर ये आपके पास आउटपुट इमेज जिसको हम एवरेज इमेज भी कह सकते हैं, ये आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एक जो है वो एवरेज, जो कि नॉइज को रिमूव करने के लिए लो पास फिल्टर की एक जो है वो एग्जांपल है कि आप डाटा को स्मूथ जो है वो कर रहे हैं, या आप ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं जैसा कि आपने डीप लर्निंग के अंदर पूलिंग का